तो हम शुरू करने वाले हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। यहाँ पर आपको 6, 7, 8 सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 5 चैप्टर फिनिश करने के बाद अब हम क्लास 9th राजस्थान अध्ययन के चैप्टर 6 जो कि लास्ट चैप्टर है उस पर पहुँचे हैं। 9th क्लास में भाग 1 लगता है और 10th क्लास में भाग 2 लगता है। यहाँ पे सबसे पहले जल की बात की हुई है कि जल जो है वो हमें विरासत में मिला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये किसी भी जीवन के लिए। और पृथ्वी पर 70% भाग पर जल है, लेकिन 0.007% ही उसमें पीने लायक है। यानी कि अगर 1 लाख लीटर पानी की बात करें तो उसमें सिर्फ 7 लीटर ही पानी पी सकते हैं। या तो पानी समुद्री है या ग्लेशियर के रूप में जल जो है वो जमा हुआ है। दुनिया की 16% आबादी जो भारत में निवास करती है, लेकिन उसमें जो पानी पीने के लिए उपलब्ध है वो 4% है। ठीक है, सोचिए 16% आबादी और 4% वाटर। इसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 10.41% है भारत का, और भारत का लेकिन उसमें 1% जल ही उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे औसतन वर्षा भी कम होती है और जो 12 के 12 महीने बहने वाली नदियाँ हैं वो भी अभाव है। सूखे और अकाल की चपेट में ये आसानी से आ जाती है। और कई स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों ने अभी वर्षा देखी भी नहीं है। राजस्थान की 90% आबादी जो है वो पेयजल के लिए भूजल स्रोतों पर निर्भर है। 60 to 70% भूजल स्रोत काम करते हैं, और 60 वर्षों में भी अगर बात करें तो भूजल स्रोतों से पानी बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो नदी, झील, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत ही हो रहा है, जिसकी वजह है औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जो खाद्यान्न और ये सब की जो मांग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे ये जो सारा पैराग्राफ है इसमें सिर्फ यही टॉपिक्स दे रखा है कि कैसे हम पानी से जो दुर्दशा है वो हो रही है, और उसका मेन रीज़न क्या है। जो प्रदूषण है वही है। ठीक है, जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो इसमें लिखा हुआ है। और देवता वगैरह पूजे जाते हैं, आपको पता होगा, तो उसका भी इसी से लिंक है राजस्थान में। तो उत्पादन, उद्योग, इन सब में जल सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो कृषि में 60 to 70%, उसके बाद उद्योग कारखानों में 15 to 20%, और तीसरे स्थान पर घरेलू क्षेत्र में उपयोग होता है। जल की कमी के कारण है आबादी में वृद्धि हो रही है डे बाय डे, और असमान वितरण। अब असमान वितरण किस चीज़ का है? यानी कि भौगोलिक रूप से सभी स्थानों पर वर्षा का वितरण सामान्य है। कहीं तो बहुत ज़्यादा पानी है और कहीं नहीं है। बांध और एनीकट यहाँ पे है कि कृषि कार्य के लिए जो जल भंडारण किया जाता है, बांध बनाए जाते हैं, तो मिट्टी के भराव के कारण धीरे धीरे वो उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और आपने कभी सुना होगा कि बांध टूटने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो पानी का इसमें क्या अधिक उपयोग, कई बाथ टब और ये शौचालय वगैरह। दांत मंजन में 2 से 8 लीटर पानी, और शौचालय में 15 से 40 लीटर का पानी उपयोग हो रहा है। नलों से पानी की वेस्टेज, नलों का रिसना 10 लीटर, खुले नल के नीचे हाथ धोना 2 से 8 लीटर, बर्तन धोना 10 से 20 लीटर, कपड़े धोना 20 से 40 लीटर, शावर बाथ टब 20 से 200 लीटर तक, सफाई करना 15 से 20 लीटर, पीने के लिए पानी 3 से 6 लीटर, और अन्य खर्च जो है वो 10 लीटर। यानी कि सामान्य व्यय 100 लीटर धनी वर्ग ले लेते हैं, और 360 से और 400 तक। ठीक है, यानी कि ये सारा ही बाथ टब वाली संस्कृति जो है ना वो ज़्यादा थोड़ा ले लेती है पानी। तो कितनी वेस्टेज ऑफ वाटर है यहाँ पे। उसके बाद है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किससे होता है? उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिससे कि अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ बाहर आती हैं। घरेलू अपशिष्ट भी नाली में से जाकर और बह जाते हैं। ठीक है, पानी में ही। तो वर्षा के पानी का उपयोग भी नहीं हो पा रहा, ये भी एक मेन रीज़न है। बिना किसी उपयोग के अगर वो समुद्र में चला गया, तो ना ही आपने उसका संचय किया, तो वो पानी जो है वो हमारे किसी काम का नहीं आया। और इसी के साथ पशुपालन रिलेटेबल भी। तो अब इसमें करें क्या? अब इसके लिए उपाय करने की यहाँ पे कुछ बातें आएंगी, जैसे कि सरकार के स्तर पर किए जाने वाले उपाय, उसके बाद सामाजिक स्तर पर, फिर घरेलू स्तर पर, और औद्योगिक इकाइयों पर, स्थानीय शासन द्वारा और कृषि द्वारा। सरकार कैसे कर सकती है? तो इसके लिए 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन स्थापित किया गया था, जिसमें कि जो भी जल को प्राथमिकता देगा, ठीक है, कृषि, जल विद्युत, ये सब में पानी को सबसे ज़्यादा सेव किया जाएगा। स्वच्छ वाटर
कि इसमें एक जैसे बांध बनाना, नहर बनाना, जल निकाय बनाना, पुनर्भरण के लिए ध्यान रखना, औद्योगिक अपशिष्ट जो होता है उसका उपचार करना और इसका क्रियान्वयन। ये राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण कार्यक्रम भी इसी में चलाया था। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, छत से रिलेट किए गए नीचे जो टांके वगैरह होते थे। अब सामाजिक स्तर पर तो अगर सारे जागरूक है तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि पानी जहाँ से भी बहता है अगर उसका कहीं अच्छी मतलब उसका रास्ता ही ऐसे बना दिए कि सूखी नदी की तरफ पानी बह जाए, कहीं बाढ़ भी ना आए और कहीं सूखा भी ना रहे। घरेलू स्तर पर कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा 400 लीटर तक पानी वेस्ट हो रहा था, तो उसमें से 200 लीटर आराम से बचाया जा सकता है। जब कोई ब्रश कर रहे हैं तो वो खुला ना रखे, ये जो टैप वगैरह होता है शौचालय के लिए कम फ्लश वगैरह यूज़ करें, और उसके बाद गिलास को जूठा ना करें। मींस अगर पानी पीने हैं, आपको पानी पीना है तो थोड़ा एक ही गिलास रख लो, वॉशिंग मशीन से जो पानी निकल रहा है उसका डबल ट्रिपल यूज़ कर लो। तो ऐसे करके ये बहुत सारे आपको लॉजिक दिए हुए हैं। देखो इनमें से क्वेश्चन आए या ना आए, पर ऐसा मन में नहीं रहना चाहिए कि हमने ये चैप्टर किया नहीं, कहीं कोई बात रह तो नहीं गई, कहीं बुक उठानी तो ना पड़े, तो करके ये सामने आपके। अब है औद्योगिक इकाइयाँ, तो ये औद्योगिक क्षेत्र में 15 से 20% तक जल का यूज़ होता है, और पेयजल के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी इसका यूज़ होता है। स्थानीय क्षेत्र की बात करें तो नालियाँ, सीवरेज वगैरह से जो बर्तन की सफाई, कपड़े धोते वगैरह, तो वहाँ चला जाता है पानी। और इमारत में अगर टैंक का निर्माण हो जाए तो वर्षा जल का जो संरक्षण है वो उसी में हो जाएगा। जलापूर्ति के लिए जो पाइपलाइंस हैं वो सही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पाइपलाइन टूटी हुई है और पानी वेस्ट हो रहा है। तालाब और से जो मिट्टी वगैरह गंदी मिट्टी वो निकालनी जानी चाहिए। अब यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में 60 to 70% पानी जो है वो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी टैंक का निर्माण, सीधे गड्ढे बना सकते हैं, खाइयाँ बना सकते हैं, ट्यूबवेल में एक विशेष फिल्टर लगा सकते हैं, छत या खेत पर पानी जो है वो सीधा टैंक में जमा हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। गेहूँ, चावल, गन्ना जैसी जो नकदी फसलें हैं उसमें कम जल वाली फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जल संरक्षण में क्योंकि एक बहुत विद्यार्थी वर्ग भी बहुत ही काम कर सकता है, जैसे पास पड़ोस में ये जागरूकता अभियान लेकर जो विद्यार्थी हैं अगर वो कुछ समय करें तो अपने अपने इलाके, अपने अपने कस्बे, एरियाज़ को जागरूक कर सकते हैं। कहीं पे ऐसा देखें कि अच्छा यहाँ वाटर वेस्टेज हो रहा है तो उसको भी सॉल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सुलझाने के नए नए तरीके दिखाएं, एक बूंद भी व्यर्थ ना हो, इनका ये मानना है। अब जल संरक्षण के कुछ मेन टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन चैप्टर, तो कि राजस्थान में 236 ब्लॉक में से 140 में भूमिगत पूर्णतः समाप्त डार्क जोन है, 50 जोन में गंभीर ग्रे जोन है। राजस्थान के भूजल भंडार में से 27 जिलों में अत्यधिक खारापन है और 30 जिलों में अत्यधिक फ्लोराइड है, 28 जिलों में अत्यधिक लोह युक्त तत्व पाया जाता है पानी में। 2030 तक कृषि के लिए आज की तुलना में 13% पानी जो है उसकी ज़रूरत होगी, ऐसा कुछ तथ्य है। 2030 तक हिमालय से मिलने वाले जल में 20% की कमी भी हो सकती है। कुल पानी का जो लगभग 2.5% है वो इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के कारण ऊपर उठ जाता है। संयुक्त राष्ट्र जल उपलब्धता मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम 50 लीटर पानी चाहिए, और भारतीय पैमाने के अकॉर्डिंग 85 लीटर। 1000 वर्ग फीट की अगर छत है तो उसका पानी जमा किया जा सकता है। फ्लोराइड की जो मात्रा बढ़ रही है उसका पुनर्भरण किया जा सकता है। 1.20 अरब जो पानी पीने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, और दुनिया के सबसे अधिक 22 लाख ट्यूबवेल जो है वो भारत में है। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे कुछ तथ्य या फैक्ट्स। अब आपको क्या करना है, होमवर्क क्वेश्चंस करने जो कि वस्तुनिष्ठ यहाँ पे दिए होते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है, पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल के कितने % है, संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल कहाँ है, जल दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस और लघुतरात्मक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से MCQ फॉर्म्स हो सकते हैं। अगर कुछ भी बनता है तो आपको इसके भी आंसर आना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो को अब तक देखा है तो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, ये स्पष्ट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो सिर्फ न्यूज़ में ही रहते हैं कि आज इसका रिज़ल्ट आया या रोल नंबर आया या क्या बात हुई। आप पढ़ते रहिए, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो अपने आप रिज़ल्ट कभी ना कभी मिलेगा। क्लास 6 की हमने मैराथन कंप्लीट की वादे के अनुसार, क्लास 7 की भी, चाहे व्यूज़ 1, 2, 3, 20 जितने भी थे
7th भी कंप्लीट की, क्लास 8th भी हमने कंप्लीट कर दी थी और आपके फुल सपोर्ट के बाद अब क्लास 9th भी कंप्लीट कर दी है। आपसे बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, टेलीग्राम्स में शेयर करें, क्योंकि मेरी अभी इतनी नहीं है जानकारी कि मैं अपना मोनेटाइज़ करवा सकूँ चैनल। लेकिन इतना ही बहुत होगा कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है कंटेंट, तभी आप ये एग्ज़ाम जी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और भी अच्छा होगा अगर आप इसको भी स्टेटसेस और जो व्हाट्सएप स्टेटस होते हैं या ग्रुप्स होते हैं उसमें डाल दें। थैंक यू सो मच। अगर एक भी बच्चा इससे नौकरी लग जाता है तो मेरा ये पढ़ाना सफल हो जाएगा। एग्ज़ाम जी चैनल पे बने रहिए, अगली सीरीज़ आने वाली है 10th के लिए, बने रहिए एग्ज़ाम जी के साथ। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को फिनिश किया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, चाहे हमारे चैनल से पढ़िए या ना, लेकिन कंटिन्यू ज़रूर पढ़िए। 6 to 12 सारा RBSE यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंटेंट। बने रहिए एग्ज़ाम जी के साथ, सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच। शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स।